नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। और इस वक्त की बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर सियासी संग्राम तो जारी है लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी घमासान हो रहा है। महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घमासान पर देश के सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है। उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने हैं। शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, जबकि कपिल सिब्बल ने भी अगले हफ्ते तक का वक्त मांगा है। और शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने जोरदार दलीलें दी हैं और उन्होंने कोर्ट में कहा है कि अगर विधायक सोचते हैं कोई और लीड करे तो इसमें गलत क्या है। पार्टी में रहकर आवाज उठाना दल बदल नहीं होता। दल बदल तब होता है जब आप किसी और के साथ जाते हैं। अगर सीएम के इस्तीफे के बाद कोई नई सरकार बने तो दल बदल नहीं। जिसके पास 20 विधायक ना हो वो कैसे सीएम बने? लक्ष्मण रेखा लांघे बिना आवाज उठाना दल बदल नहीं। ये तमाम दलीलें हरीश साल्वे ने रखी। और उससे पहले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अघाड़ी गठबंधन की ओर से अपनी दलील पेश की है और उन्होंने मांग की है कि विधानसभा का पूरा रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। तो बड़ी खबर आ रही है कि दोनों तरफ से ही इस वक्त दलीलें पेश की जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि शिंदे गुट की ओर से वक्त मांगा गया है। हमारे साथ गोनिका और साथ ही साथ विजयलक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी इस वक्त कोर्ट पर मौजूद है। विजयलक्ष्मी, जो ये दलीलें सामने आई हैं उनसे आप तक जो हम कह सकते हैं दोनों धड़े में किस तरह के रिएक्शंस आने लगे हैं? दोनों के वकीलों ने तो बात रख दी है। देखिए, एक और अपडेट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सम ऑफ द इश्यूज आई स्ट्रांगली फील में रिक्वायर अ लार्जर बेंच। यानी जो ये तमाम दलीलें चल रही हैं उसमें कुछ मुद्दे हैं जिसमें उनको लगता है, क्योंकि अभी 3 जजों की खंडपीठ जो है इसकी सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा महसूस करते हैं कि एक लार्जर बेंच को कुछ मुद्दों कुछ इश्यूज की इस पर सुनवाई करनी चाहिए। देखना होगा कि उसको लेकर के आज कोई फैसला आएगा या नहीं। बहरहाल दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें जरूर रखी और जिस तरह से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले शुरुआत की 10 शेड्यूल यानी दल बदल कानून का तमाम तरह से हवाला दिया गया कि किस तरह से दल बदल कानून की पूरी तरह से जो है अवहेलना वहां पर हुई और ये तमाम जो शिवसेना में एक तरीके से टूट हुई और उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार वहां पर महाराष्ट्र में गिरी। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि क्योंकि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उसमें मेजॉरिटी जो फैक्शन था यानी जो बड़ा धड़ा था वो अपना एक तरीके से ट्रस्ट जो है वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में खो चुका था और इसलिए जो राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ वो देखने को मिला। तो दोनों की जो दलीलें थी वो दल बदल कानून के इर्द गिर्द ही थी। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है सुनवाई इसकी चल रही है। हरीश साल्वे की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। अगले शुक्रवार तक उन्होंने कहा है कि तमाम पिटिशंस पर वो रिप्लाई फाइल करेंगे। अपनी दलीलें दोनों ही पक्ष के वकील विजयलक्ष्मी रख रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर भी कर रहे हैं। गोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोनिका, एक तरफ ये जो पूरी बहस है वो दल बदल कानून की तरफ जा रही है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि दल बदल कानून लगना चाहिए। हरीश साल्वे कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही रहकर अगर आवाज उठाई जाती है तो उस पर दल बदल कानून नहीं लगता है। ऐसे में सीजीआई का इस तरीके से कहना कि बड़ी बेंच में ये जो मामला है वो जाना चाहिए क्योंकि पेचीदगी बहुत है, क्या इशारा कर रहा है ये सब? देखिए, बिल्कुल पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तब भी सीजीआई ने यही सुझाव दिया था कि इसको लार्जर बेंच को दिया जाएगा। लार्जर बेंच इसलिए कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी क्योंकि ऐसे मामले कई राज्यों की तरफ से आते रहते हैं। हर बार कुछ महीनों में इस तरीके के सिचुएशंस पैदा होती है और उन्हीं सिचुएशन से निपटने के लिए एक लार्जर बेंच की जरूरत है। और आज जब सुनवाई, हालांकि आज लार्जर बेंच ने सुनवाई नहीं की, आज सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की, लेकिन उसमें सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया वो यही था कि जो तमाम विधायक हैं जो कि उद्धव ग्रुप से अलग होकर शिंदे ग्रुप के साथ गए थे उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, जिसमें 16 विधायकों की संख्या थी और उन्हीं विधायकों को लेकर यह कहा गया था कि ये सारे विधायक 10 शेड्यूल के हिसाब से डिस्क्वालीफाई किए जाए और इनकी जो वोटिंग काउंट की गई है उस वोटिंग को भी कैंसिल किया जाए। लेकिन जो हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया, जो उद्धव ग्रुप की तरफ, जो शिंदे ग्रुप की तरफ से पेश हुआ, उनका कहना था कि 10 शेड्यूल सिर्फ तब लागू होता है अगर जो विधायक किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात सामने आती है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही पार्टी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें किसी भी विधायक ने ग्रुप नहीं छोड़ा है। जो सारे विधायक शिवसेना से अलग होकर, यानी जो उद्धव ग्रुप से अलग होकर शिंदे ग्रुप में गए थे, वो शिवसेना में ही है, वो शिवसेना से अलग होकर किसी और पार्टी में नहीं गए हैं, इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि अब सीजीआई ने ये कहा है कि ये पूरा मामला जो है इसको हम सोच रहे हैं कि लार्जर बेंच को दें। हालांकि उनका कहना है कि अभी हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इस मामले पर विस्तार पूर्वक सुनवाई होनी चाहिए।
विस्तार पूर्वक सुनवाई सिर्फ लार्जर बेंच कर सकता है, ताकि ऐसे मामले ये सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर लार्जर बेंच सुनवाई नहीं करेगी, बल्कि बाकी और गोनिका साथ में इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हरीश साल्वे की ओर से भी उठाया गया है विजयलक्ष्मी, क्योंकि कोर्ट में ये दलील रखी गई कि जब मेजॉरिटी ऑफ आपके विधायक हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, वो अगर एकजुट आकर कोई फैसला लेते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो शिवसेना के ही हैं और शिवसेना से अलग नहीं है, ऐसे में उसे दल विरोधी कानून के तहत कैसे ला जा सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखा गया, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि जो गुट अलग होते थे वो पार्टी छोड़ देते थे, लेकिन यहां पर उलट है, पार्टी छोड़ा नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही है, लेकिन अब हम सिर्फ नेता बदल दे रहे हैं कि पार्टी का नेता कौन होगा, लीड कौन करेगा उसको सदन में। मिनिस्टर बदल दिया तो कोई कयामत नहीं आ गई। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि जो मेजॉरिटी है, यानी जो एक धड़ा है उसमें नंबर्स की अगर हम बात करें, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं शिवसेना के, वो एकनाथ शिंदे के साथ थे। और उन्होंने कहा कि कोई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया एकनाथ शिंदे खेमे ने, ऐसा नहीं किया कि पार्टी तोड़ करके और किसी और पार्टी के साथ जाकर के अपनी सरकार बना ली हो। वो शिवसेना ही है और शिवसेना के नेताओं ने ज्यादा एक बड़े धड़े ने महसूस किया कि उद्धव ठाकरे में अविश्वास है उनका, वो एफिशिएंटली सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी की भी एक तरीके से बात हरीश साल्वे ने की कि यहां पर एक बड़ा धड़ा ऐसा महसूस करता था, और अगर उस बड़े धड़े ने ये अपना अविश्वास एक नेता में जताया और दूसरे नेता में अपना विश्वास जताया और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर बदल दिया गया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और चीज है विजयलक्ष्मी, जिसका जिक्र लगातार उनके खेमे से भी किया जाएगा, कि डिप्टी स्पीकर ने वहां पर 16 विधायकों को बताया अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या डिप्टी स्पीकर के पास वो अधिकार है, ये भी एक मसला है, और साथ ही साथ इतने दिनों तक क्यों स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है। देखिए, ये तमाम चीजें थे, इसको लेकर के भी अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील दी, और वो लेटर, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को भी निरस्त करने की एक ईमेल जो है वो भेजी गई थी, तो उस ईमेल को लेकर के भी अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि क्या वो एक ऑथराइज्ड ईमेल था, ऑथराइज्ड ईमेल आईडी से भेजा गया था। ये तमाम चीजें जो है दलील, जो आर्ग्यूमेंट आज रखे गए उसका हिस्सा थी। तो अब ये तमाम चीजों पर हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस ओर इशारा जरूर किया कि इस तरह के मसलों को सुनने के लिए एक बड़ी बेंच जो है वो गठित होनी चाहिए, ऐसा वो महसूस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है। यहाँ पर जो है काफी सारे मसले हैं जो आगे आने वाले दिनों में तमाम राज्यों के लिए या विधायिका के लिए एक प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि इस तरह के केसेस, और अभी भी हमने देखा तमाम तरह के, चाहे वो क्योटो जजमेंट हो या नाबिया जजमेंट हो, तमाम जजमेंट्स का जो है हवाला इस केस में दोनों पक्षों की तरफ से दिया गया। तो ऐसे जो केसेस हैं वो आगे प्रेसिडेंट बनते हैं, इसलिए शायद चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि एक बड़ा बेंच होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक निटिग्रिटीज जो हैं वो इस तमाम चीजों में देखनी पड़ती हैं, और शायद इसलिए उनको ये जरूरत है कि संवैधानिक पेचीदगी पर बात हो रही है और उसी पर विचार किया जा रहा है, और इसीलिए दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें जो हैं वो रख रहे हैं। लेकिन गोनिका, इस बीच जो दलीलें हैं ये तो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर असली वर्सेस नकली की है, यानी कौन सी असली शिवसेना है, कौन सी नकली शिवसेना है, इसको लेकर ही, इसके इर्द गिर्द ही तमाम दलीलें घूमती हुई नजर आ रही। देखिए, बिल्कुल यही जो उद्धव ग्रुप है, जिसकी तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं, उनका यही कहना है कि उन लोगों ने पार्टी को धोखा देकर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि उस पार्टी से अलग हो गए हैं, वो शिवसेना का हिस्सा नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उद्धव ग्रुप है, जो शिंदे ग्रुप है, वो ये कह रहे हैं कि हम पार्टी से अलग नहीं हुए, लेकिन हमें पार्टी जिस तरीके से चल रही थी हमें वो चीज स्वीकार नहीं थी, इसीलिए हमने सिर्फ उन लोगों से किनारा किया है, हमने पार्टी को नहीं छोड़ा है। तो अब सारी लड़ाई यही है कि क्या वो विधायक अलग होकर अलग तरीके की पार्टी बन गए हैं, इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, नहीं। ये सारे सवालों के जवाब, कोर्ट का कहना है कि इन सारे सवालों के जो प्रिलिमिनरी सवाल है, पहले उनके जवाब आप दीजिए अगले ट्यूसडे तक, उसके बाद हम देखेंगे कि लार्जर बेंच बनाई जानी है, कैसी बनाई जानी है, कितने उसमें जज होंगे, ये सारे सवाल बाद में आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ सवालों का कोर्ट में जवाब देना होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है सीजीआई की तरफ से कि क्या व्हाट इफ सीएम डज नॉट
not enjoy the confidence of his party despite being the leader in legislative assembly. कि अगर एक सीएम लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर है, उसके बावजूद अगर वो जो कॉन्फिडेंस है वो उसे नहीं मिल पा रहा है, यानी कि लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, तब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस पर सिब्बल ये कह रहे हैं कि इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को कॉल लेना होगा। दे हैव टू से कि ही डज नॉट एंजॉय योर कॉन्फिडेंस, यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी को बताना होगा कि उनको अपने सीएम में, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर में कॉन्फिडेंस नहीं है। इट हैपेंस टू बी द लीडर हैजंट बिकम सो जस्ट लाइक दैट। ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सारे सवालों के जवाब जो कि सीजीआई पूछ रहे हैं, क्योंकि सीजीआई का ये कहना है कि हम अभी लार्जर बेंच को नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम ये विचार कर रहे हैं कि इस मामले को लार्जर बेंच को हम भेजेंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल भी लगातार ये सवाल ये कह रहे हैं कि जो लेटर ईमेल भेजा गया था जो डिस्क्वालिफाइड एमएलए की तरफ से, वो अनऑथराइज्ड ईमेल भेजा गया था। उनका कहना था कि पहले आप सारे रिकॉर्ड मंगवा लीजिए, आप रिकॉर्ड्स को देखिए, उसके बाद किसी भी नतीजे पर पहुंचा जाना चाहिए। तो ये सारे सवाल अब कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इनका जवाब पहले आपने जो पॉइंट उठाया इसमें, जिसमें आपने कहा कि ये पार्टी कह सकते हैं, पार्टी को जाकर कहें कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है मुख्यमंत्री में, हम नेता बदलना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ये फैसला नहीं ले सकते, पार्टी को लेना पड़ेगा। अब ऐसे में पॉइंट ये आता है कि जिनके पास 40 विधायक हैं या जिनके पास 12 सांसद हैं उस पार्टी के, क्या वो जाकर क्लेम नहीं कर सकते हैं आगे? हम इससे थोड़ा सा अलग है जाके जाने, ये तो कोर्ट में चल रहा है मामला, क्योंकि इसी में अगर जाके क्लेम कर दें कि ये पार्टी को हम असली है कि हम लीड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 40 विधायक, हमारे पास 12 सांसद हैं। ये सवाल गोनिका आपसे भी है और साथ ही साथ विजयलक्ष्मी आपसे भी है। गोनिका पहले आप जवाब दें, फिर विजयलक्ष्मी से जानते हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि दोनों धड़े ये दावा तो कर रहे हैं कि वो असली शिवसेना है, चाहे वो उद्धव ग्रुप हो या फिर शिंदे ग्रुप, वो कह रहे हैं कि वो असली शिवसेना है क्योंकि उनके पास ज्यादा विधायकों की संख्या है। हालांकि ये इसीलिए कोर्ट इस मामले पर विस्तार पूर्वक सुनवाई करना चाहता है कि जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि एक ही पार्टी में फूट डल जाती है, एक पक्ष के पास ज्यादा विधायकों का समर्थन है, दूसरे के पास कम है, तो आखिर उसमें से असली शिवसेना या फिर असली पार्टी कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए कोर्ट एक बड़ी बेंच बनाना चाह रही है, क्योंकि ऐसा ही मुद्दा तमिलनाडु को लेकर भी सामने आया था, जिसमें एआईएडीएमके डीएमके ये पार्टी एआईएडीएमके में ही फूट थी। तो वो सारी चीजें जो है उनके जवाब एक बार एक सेटल जवाब आ जाए, ताकि आगे के जो मामले ऐसे आते हैं, यानी आगे किसी पार्टी में इस तरीके की फूट पड़ती है, तब कैसा प्रेसिडेंट जो है, कैसा ऑर्डर किसको रेफर किया जाना चाहिए, वही सवालों के जवाब मेजर पॉइंट रहेगा जो शिंदे गुट के पास है। विजयलक्ष्मी, अगर ईसी के पास चले जाए, इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं इस बीच और दावा कर दें कि पार्टी हमारी है, फिर क्या होगा? जो अयोग्यता का मामला है वो सुना ही जाए। और देखिए, अभी हमारे पास जो हाल फिलहाल में रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी में जो हुआ, जैसे पार्टी 2 धड़ों में टूटी और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन तक गई चीजें, कोर्ट में भी आई। अब ये उसके बाद हम देख रहे हैं एक दूसरा प्रकरण है जब कुछ उसी तरह की चीजें हैं कि पार्टी के ही 2 गुट पार्टी की दावेदारी की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है इसमें एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड, देखिए एक पार्टी का एक संगठन होता है और एक उसका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विधायिका में या संसद में, और दूसरा उसका संगठन होता है, उसके महासचिव होते हैं, उसके सचिव होते हैं। तो 2 लेवल पर एक पार्टी, एक राजनीतिक दल काम करता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन तक जब चीजें जाती हैं तो पार्टी का जो संगठन है वो कहां पर है, क्या संगठन भी पूरा एकनाथ शिंदे के साथ है या फिर सिर्फ चुने हुए विधायक और सांसद उनके साथ हैं और पार्टी पर अभी उद्धव ठाकरे का दबदबा है। ये सब चीजें जो है, ये निटिग्रिटीज हैं, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। दोनों पक्ष अपनी दलील जरूर देंगे और फिर हमें देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन तक जब ये मामला जाता है तो क्या रुख इलेक्शन कमीशन का रहता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं पार्टी के, उस पर ग्रिप अगर हम कहें, उस पर पकड़ जो है वो एकनाथ शिंदे की ही है, चाहे फिर वो पार्टी के सांसद हो या फिर पार्टी के विधायक हो। उन तमाम चुने हुए नुमाइंदों से बिल्कुल विजयलक्ष्मी, और देखिए इसी को आधार बनाकर हरीश साल्वे काउंटर भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। लेकिन विजयलक्ष्मी, आपसे अपडेट ये जानना चाहेंगे कि अभी कितनी देर तक ये सुनवाई चलेगी, क्योंकि फिलहाल दोनों ही पक्षों ने एक हफ्ते का वक्त कोर्ट से मांगा है अपना जवाब पेश करने के लिए। देखिए अभी जो
some issues may need consideration by larger bench. Council may submit the issues we need to argue by Wednesday. यानी बुधवार तक का समय दिया है और साथ ही ऑर्डर में ये कहा गया है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनकी कंसिडरेशन एक लार्जर बेंच को करनी पड़ेगी और साथ ही काउंसिल को ये कहा गया है कि वो अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इस विषय पर बुधवार तक जमा कर दें. सबमिटेड बाय सिब्बल दैट द लीड मैटर रिस्पॉन्ड. तो कुल मिलाकर के अभी एक लार्जर बेंच को ये जाना चाहिए मामला या नहीं जाना चाहिए, उसको लेकर के भी इस पर कंसिडरेशन होगा. और इसके अलावा दोनों पक्षों को वेडनेसडे तक जो है अपनी तमाम चीजें जो हैं वो बतानी होंगी. वेडनेसडे तक जो है ये कहा गया है. अभी जो है सुनवाई वो फिलहाल जो है इस मसले पर जिस तरह से हमने बताया कि दोनों ही पक्षों द्वारा ठीक है. तो आपको बता दें, आपने बड़ी खबर दे दी, एक बार विजयलक्ष्मी बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र के मामले में जो पूरा चल रहा है 27 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, यानी बुधवार को. तो अगले बुधवार को इस मामले में सुनवाई होने जा रही है और जो करीब करीब एक हफ्ते का वक्त मिल गया है सबको जवाब दाखिल करने के लिए, क्योंकि हरीश साल्वे और साथ ही सिब्बल ने जो अपनी अपनी दलीलें रखी थी अपने अपने पक्ष के लिए, उसकी सुनवाई करते हुए अब 27 जुलाई को यानी कि अगले बुधवार को इस पर सुनवाई होने जा रही है. तो कुल मिलाकर दलीलें दी गई हैं और पॉइंट्स में जो शिंदे गुट के अगर देखा जाए तो पॉइंट्स उनके पास ये भारी है कि उनके पास विधायक ज्यादा हैं और ऐसे में जब विधायकों के नंबर्स उनके पास ज्यादा हैं तो उनका दावा है कि हमने लीडर को बदला, हमने पार्टी नहीं बदली. और उसी तरह से प्राची, उनके पास उद्धव ठाकरे के पास ये है कि पार्टी उनकी है, आपने पार्टी फोरम में चीजों को नहीं रखा है, जो दलील दी जा रही है. बिल्कुल, और यही दलीलों में पेश भी किया जा रहा है. लेकिन एक हफ्ते का जो वक्त है वो दोनों ही पक्षों के वकीलों ने मांगा था. 27 जुलाई तक का वक्त मिला है. 27 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है. लेकिन आज की जो सुनवाई है, आज जो दलीलें रखी गई वो दल बदल कानून के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई, क्योंकि कपिल सिब्बल की तरफ से यानी कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये बात लगातार रखी जा रही है कि अगर नाराजगी है किसी बात की तो पार्टी फोरम पर बताया जाना चाहिए था. इस तरीके से विधायकों का चला जाना, उन पर दल बदल कानून लागू होना चाहिए. वहीं अगर हम बात कर लें शिंदे गुट के वकील यानी कि हरीश साल्वे की, तो उन्होंने बताया कि ये विधायकों का लोकतांत्रिक हक है कि वो अपने लीडर को बदल सकें अगर वो संतुष्ट नहीं है तो. विजयलक्ष्मी, आपने जो अभी अपडेट दिया है उसको लेकर कुछ और चीजें सामने आई है? देखिए, अभी जो ऑर्डर आया है, जो डिटेल आई है वो यही आई है कि कुछ इश्यूज पर लार्जर बेंच की कंसिडरेशन की जाएगी. सम इश्यूज में नीड कंसिडरेशन बाय अ लार्जर बेंच. अच्छा, मुझे लगता है कि आपने शायद वो अपडेट जो भेजा हम जरा दर्शकों को बता दें. तो विजयलक्ष्मी, आपने जो नया ताजा अपडेट बोला है, शायद 1 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी. इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक इस मामले में गोनिका, अब 1 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है, ये अपडेट आया अभी शायद. जी जी बिल्कुल, बुधवार तक सभी को रिप्लाई फाइल करना होगा. दोनों पक्षों को अपना अपना जवाब और विस्तार पूर्वक जवाब देना होगा. जो जो चीजें वो कोर्ट में कहना चाह रहे थे उन सारी चीजों को एक एफिडेविट के रूप में कोर्ट में फाइल करना होगा. और अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी. 1 अगस्त को इस मामले पर की दोबारा लिस्टिंग हुई है. हालांकि अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है सीजीआई की तरफ से. अभी जो प्रिलिमिनरी सवाल है उनको लेकर पहले जवाब मांगा गया है कि क्या क्या वो कहना चाह रहे हैं. जो कोर्ट में विस्तार पूर्वक सुनवाई चाह रहे थे उनको एक एफिडेविट के रूप में पहले उनको कोर्ट में देना होगा. उस दिन यानी कि 1 अगस्त को इस पूरे मामले पर डिस्कशन कोर्ट में होगा कि किस तरीके से कैसे कैसे इन मामलों को रेफर किया जाना है, कैसे कैसे ये मामलों की सुनवाई की जानी है. उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कितने जजेस का बेंच होगा, फिर चाहे वो 3 जज बेंच हो, 5 या फिर 7, तो कितने जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी, ये उसी दिन डिसाइड होगा. अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर 1 अगस्त की अगली तारीख टली है. 1 अगस्त को सुनवाई होगी और बुधवार तक दोनों पक्षों को अपना अपना जवाब कोर्ट में फाइल करना होगा. क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कहा था कि हम सबसे पहले चाह रहे हैं कि पहले जो प्रिलिमिनरी सवाल है हम पहले उनका जवाब आपसे चाह रहे हैं. और ये जो तमाम सवाल आप कोर्ट में उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया, पहले जो उद्धव ग्रुप की तरफ से कहा गया कि आप पहले रिकॉर्ड्स मंगवाएं असेंबली से कि किस तरीके से जो ईमेल आया वो अनऑथराइज्ड ईमेल था. ये सारे जवाब पहले आप कोर्ट में दें, आप वो सारे रिकॉर्ड्स कोर्ट में फाइल करें. उसके बाद हम इस पूरे मामले पर 1 अगस्त को सुनवाई करेंगे और 1 अगस्त को जब सुनवाई हो जाएगी तब ये डिसाइड होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बननी है. अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर ऑर्डर नहीं आया है. लेकिन संभावनाएं कितनी है गोनिका, जिस तरीके से सीजीआई की तरफ से कहा गया है और पहले भी इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था तो इस मामले को पेचीदा बताया था, गंभीर बताया था, तो कितनी संभावना है कि कोई एक बड़ी बेंच बन सकती है और वो सुनवाई कर सकती है इस मामले की?
देखिए, मामले की गंभीरता को देखते ही कोर्ट ने पिछली बार भी सुनवाई में ये कहा था कि हम इसको लार्जर बेंच को देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसकी मामले की सुनवाई करेगा, और आज भी कोर्ट उसी स्टैंड पर है। हालांकि पहले जो प्रिलिमिनरी इशू है, जो सारे जो दोनों पक्षों की तरफ से उठाए गए, पहले उनके जवाब कोर्ट में आ जाए, उसके बाद कोर्ट देखेगा कि किन किन सवालों पर सुनवाई होनी है। क्योंकि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता है, उसमें देखा जाता है कि किन किन मामलों को उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जाना है, क्या ऐसे सवाल हैं जो सुनवाई में निकलकर सामने आएंगे, जो आगे के जो जजमेंट्स होंगे उनके लिए एक नजीर बनेंगे, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो बनेगा ही, जिसका कोर्ट ने 2 बार इंडिकेशन दे दिया है, और ये कितने बिल्कुल देखिए, अब तो ये 1 अगस्त के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या बड़ी बेंच बनती है या नहीं बनती है गोनिका। लेकिन इस मामले की पेचीदगी को समझते हुए जरूरत जरूर सीजीआई की तरफ से जताई गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार इस मामले पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।